नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी का जो है एग्ज़ाम निर्धारित हो गया है, आपका 27 अप्रैल से शुरू हो गया। कब से? बात करते हैं तो 27 अप्रैल से शुरू हो गया है आपका एग्ज़ाम, ठीक है, डेट आ चुकी है। तो हमने जो है गागर में सागर जो एसएससी जीडी की बुक आई थी आरडब्ल्यूए की, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो एग्ज़ाम जब टल गया था तो हमने जो है बुक को सॉल्व करना मतलब बंद कर दिया था कुछ दिन के लिए। तो अब एग्ज़ाम डेट आ गई है तो फिर वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हम बात करते हैं गागर में सागर, यह बुक है, इसमें हम बात करते हैं तो एशियन हिस्ट्री हम बात करते हैं, तो प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो उसका कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हमारा जो रहेगा मध्यकालीन इतिहास रहेगा, ठीक है। एक वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा मध्यकालीन इतिहास। फिर अगला वीडियो जो रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास रहेगा। 3 वीडियो में आपका आप कहेंगे हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार जो भी चैप्टर बचे हैं, जैसे हम बात करते हैं तो मैथ हो गया, मैथ आपका पूरा कंप्लीट करा दिया गया था पहले ही। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी पूरा कंप्लीट हो गया है। स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी भी आपका कंप्लीट हो चुका है। जो वीडियो बचे हैं जैसे जियोग्राफी की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, बस यही 3 सब्जेक्ट बच्चे हैं। तो इसको 3 या से 5 क्लास में आप कह सकते हैं कि इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जो इससे पहले अपलोड किया गया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में जा करके हर एक वीडियो को आप क्रमागत से देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिएगा टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा जिसका लोगो यहाँ लगा रहेगा। लोगो को पहचान करके आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से। करते हैं तो मध्यकालीन भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, तो आप कहेंगे देखिए अरब एवं तुर्क आक्रमण से संबंधित, अरब एवं तुर्क आक्रमण, ठीक है। कह रहा है कि चचनामा पुस्तक में हमें अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। जो अरब पर आक्रमण हुए हैं किस पुस्तक में मिलता है, तो आप कहेंगे चचनामा पुस्तक में, ठीक है। भारत में सबसे पहले कौन आक्रमण किया था, आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम जो है 1711 में सिंध पर आक्रमण किया था, ठीक है, और विजय भी प्राप्त कर लिया था, जीत भी लिया था, ठीक है। कुछ सूत्रों में आप कहेंगे यह मिलता है 1712 ईस्वी में, 1711 या फिर 1712 ईस्वी में आपको दिखाई देगा, ठीक है। आक्रमण के समय जो सिंह का राजा था वह कौन था, तो आप कहेंगे दाहिर था। दाहिर को पराजित किया था मोहम्मद बिन कासिम और स्वयं को वहां से उस क्षेत्र को जीत लिया था। उसके बाद आगे देखते क्या होता है। भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था धन दौलत को लूटना, धन दौलत लूटने आए थे और इस्लाम धर्म का प्रचार करने आए थे, ठीक है। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का भी प्रचलन देखा जाता है, ठीक है। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का भी प्रचलन किया था, अरबों के द्वारा की गई थी ऊंट पालन। अब आता है महमूद गजनवी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, एक मिनट, ठीक है। महमूद गजनवी की अगर हम बात करते हैं तो महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी का जन्म 791 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे 971 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था, आप कहेंगे सुबुक्तगीन था, ठीक है। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनवी कब गद्दी पर बैठा था, अगर इसकी हम बात करते हैं तो आप कहेंगे 998 ईस्वी में। एक मिनट, ठीक है। महमूद गजनवी कब बैठा था, तो आप कहेंगे 998 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे 971 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था, सुबुक्तगीन था, ठीक है। महमूद गजनवी, अब आगे बढ़ते हैं तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, 1000 ईस्वी में। पहला आक्रमण कब था, 1000 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल कितनी बार आक्रमण किया था, तो आप कहेंगे टोटल आक्रमण जो किया था महमूद गजनवी वह 17 बार किया था। कितनी बार किया था, तो आप कहेंगे 17 बार आक्रमण किया था। आगे बात करते हैं, महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के रूप में भी जाना जाता है। यह मूर्तियों को तोड़ता था, इसीलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहते थे।
महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया था। 1001 ईस्वी में किसको हराया था? तो आप कहेंगे राजा जयपाल को हराया था। ठीक है, महमूद गजनवी जो है 1025-26 के दौरान 1025-26 के दौरान क्या कह रहा है? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 1025-26 में जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था, और यह कहाँ है? तो आप कहेंगे गुजरात में, सौराष्ट्र के क्षेत्र में है। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1027 में। अंतिम आक्रमण कब किया था? तो आप कहेंगे 1027 में हुआ था, और जाटों के विद्रोह में जो है इसको विरुद्ध में हुआ था। अलबरूनी कह रहा है कि अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी और फरूखी जैसे विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ठीक है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो यह सबसे ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 1030 ईस्वी में होती है। उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो देखिए मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। मोहम्मद गौरी जो है भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। ठीक है, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। आगे की बात करते हैं, तो कह रहा है कि पाटन जो गुजरात में एक शासक भीमदूती ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया था। पाटन एक जगह है गुजरात में, वहाँ का शासक था भीमदूती ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। चंदवार का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध को मोहम्मद गौरी जीता था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में एक युद्ध होता है। ठीक है, और उसको मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी के साथ आने वाला प्रथम सूफी संत कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। यह किसके साथ आए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे। ठीक है, इसकी बात करते हैं 1 मिनट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। मोहम्मद गौरी के समय जो सिक्का चलता था उसमें एक तरफ जो है देवी लक्ष्मी की मूर्ति लगी थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। आगे यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आपको विशेष रूप से जानकारी लेना है, ज़्यादा पढ़ना है, तो आप इस QR कोड स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्कैन कीजिएगा, उसको विस्तार रूप से पढ़ाया गया होगा RW के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं, तो आगे बताया जा रहा है गुलाम वंश या फिर ममलूक वंश होता है, दिल्ली पर पहला शासक करने वाला है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो आप कहेंगे लाहौर में बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह लाखों का दान दिया करता है। ठीक है, लाखों का दान देता था, इसलिए यह लाख बख्शी भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। मस्जिद तथा अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। 2.5 दिन नामक झोपड़ा का निर्माण कौन कराया था? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में हो गई थी। चौगान खेलते, चौगान एक गेम होता है, उसको खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई है घोड़े से गिर करके। ठीक है, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आप कहेंगे चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं। तो आगे कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था, जिसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी थी और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे यह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई थी। कौन एकता व्यवस्था चलाने वाला कौन व्यक्ति है? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों का एक संगठन तुर्कान-ए-चहलगानी बनाया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, यह तथा दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद था किसका? इल्तुतमिश
जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तो वह बदायूं का सूबेदार था। देखिए इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए मोहम्मद गौरी, गौरी का गुलाम कौन था? तो आप कहेंगे ऐबक था। ठीक है, ऐबक का गुलाम कौन था? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश था। अब देखिए यह मेन था, इसका गुलाम यह था, यह गुलामों का गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। तो इसे कहा जाता है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश को। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली में स्थापित कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में। कब होती है? इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में होती है। इसके बाद रजिया सुल्तान आती है, जो इसका शासनकाल होता है 1236 से 1240 तक। आगे पढ़ते हैं, आगे मिलेगी रजिया सुल्तान। कह रहा है कि इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश का एक पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था, तो वह शासक नहीं बन सका। उसके बाद रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका बनती है जिसने शासन की वागडोर को संभाली थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की एक मुस्लिम शासिका कौन है? तो आप कहेंगे रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान की समयावधि कितनी है? यही 1236। यह अक्सर पूछा जाता है। तो आप कहेंगे जो रजिया सुल्तान है कब से कब उसका शासन रहा है? तो आप कहेंगे 1236 से 1240 तक वह शासन की थी, केवल 4 साल। आगे कह रहा है कि रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की भांति दरबार में आने लगी थी। ठीक है, पुरुषों का कपड़ा पहन के वह युद्ध करती थी। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? डाकुओं के द्वारा कर दी गई थी। कितने में? 1240 ईस्वी में। 1246 ईस्वी में नसीरुद्दीन शाह दिल्ली का शासक बनता है। नसीरुद्दीन शाह जो है यह दिल्ली का शासक बनता है। उसके बाद 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन शाह की मृत्यु होने के बाद बलबन जो है उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। जब नसीरुद्दीन शाह महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बलबन जो है उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। बलबन ने जिल्ले इलाही ईश्वर की छाप की उपाधि धारण किया था। जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करने वाला कौन व्यक्ति है? तो आप कहेंगे बलबन हो जाएगा। ठीक है, बलबन से बात करते हैं। अब देखिए बलबन ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के एक संगठन का विनाश कर दिया। 40 तुर्क और अमीर जो इनका संगठन बनाया था, कौन बनाया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बनाया था। 40 तुर्क तथा गुलामों का एक संगठन बना था। वही संगठन उसकी बेटी रजिया सुल्तान का हत्या कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है बलबन। बलबन आने के बाद यह 40 जो तुर्क सरदार का संगठन था उसको समाप्त कर देता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बलबन ने सिजदा तथा पाबोस नामक एक प्रथा चलाई थी। कौन व्यक्ति था? तो आप कहेंगे बलबन था। सिजदा तथा पाबोस नाम की प्रथा चलाया था। बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज मनाने की प्रारंभ, बलबन के समय ही कौन सा त्यौहार शुरू किया गया था? नवरोज का त्यौहार शुरू किया गया था। बलबन ने ही बलबन ने ही क्या चलाया था? दीवान ए अर्ज की स्थापना किया था। बलबन ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण नीति अपनाई थी, अर्थात अपना जो राज्य फैलाया नहीं था, जो था उसी को निर्माण कराया था। ठीक है, उसी के देखरेख में पड़ गया था। अगला प्रश्न है बलबन ने दैवी बलबन ने दैवी अधिकार सिद्धांत का समर्थन किया था। बलबन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला कौन व्यक्ति है? तो आप कहेंगे बलबन हो जाएगा। कह रहा गुलाम वंश का अंत जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किया था। गुलाम वंश का अंत कौन किया था? तो आप कहेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अब यहाँ से शुरुआत होती है खिलजी वंश की। खिलजी वंश के बारे में अब देखिए, खिलजी वंश की शुरुआत कब होती है? तो आप कहेंगे 1290 से लेकर के 1320 तक। आगे बात करते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। ठीक है,
कहाँ के था? कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दिया था। कहाँ हुए थे? तो आप कहेंगे कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में हो गई थी। किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कौन किया था? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बैठता है गद्दी पे। अलाउद्दीन खिलजी के समय बचपन का नाम जो था अली या गुरसप्प था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय अस्थाई सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन की व्यवस्था दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है अस्थाई सेना रखने की शुरुआत कर दिया था और उनको नगद वेतन देने की व्यवस्था भी प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। उससे पहले भूमि दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी और बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी बेईमानी को रोकने के लिए कौन कौन से प्रणाली लाया था? तो आप कहेंगे मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी और बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। अलाउद्दीन खिलजी ही जो है, आगे बताया जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया बदलने का प्रथा प्रारंभ कर दिया था। कौन? घोड़ा दागने की प्रथा कौन चलाया था और सैनिकों का हुलिया बदलने वाला कौन सैनिक हो जाएगा? तो आप कहेंगे यह अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा भी बनाया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था? मलिक काफूर था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। मलिक काफूर को क्या? 1000 दिनारी नाम से जाना जाता है। आगे है कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय की सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही दक्षिण भारत का जो है सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और उसे जीत भी लिया था मलिक काफूर। ठीक है। दक्षिण भारत के सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी था। इससे पहले कोई दक्षिण भारत को नहीं जीता था। ठीक है। किसके शासनकाल में जीता गया था? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत का अभियान किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? तो आप कहेंगे राणा रतन सिंह थे। ठीक है। आगे कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था, अर्थात तो द्वितीय सिकंदर के नाम से इसे जाना जाता था। तो आप कहेंगे सिकंदर ए सानी का उपाधि धारण करने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है 1316 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। अब इसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है। यह जो है स्त्रियों के कभी कभी वस्त्र पहन करके जो है दरबार में आ जाता था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या उसके वजीर नसीरुद्दीन खुसरवा शाह ने कर दिया था। कौन कर दिया था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कौन किया था? तो आप कहेंगे वजीर नसीरुद्दीन खुसरवा शाह ने कर दिया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद हत्या करने के बाद स्वयं दिल्ली का मालिक बना। नसीरुद्दीन खुसरवा शाह की हत्या गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने कर दिया था। अब गयासुद्दीन तुगलक करता है तो आगे गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठेगा। यहाँ से शुरुआत होती है तुगलक वंश की। 1320 से लेकर के 1414 तक चलता है। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने नसीरुद्दीन की हत्या कर देता है और उसके बाद गद्दी पर स्वयं बैठता है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना किया था। तुगलकाबाद नगर की स्थापना करने वाला कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। कौन व्यक्ति कहे थे? तो आप कहेंगे निजामुद्दीन औलिया बोले थे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है 1325 ईस्वी में जौना खां द्वारा लकड़ी के महल के नीचे दब करके हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक जो है अपना एक अभियान क्षेत्र को जीत करके आ रहा था तो उसके स्वागत के लिए जौना खां एक लकड़ी का महल बनाता है। उसमें गयासुद्दीन तुगलक आराम करता है तो वह महल गिर जाता है जिसके कारण वह दबा करके वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ गयासुद्दीन तुगलक का समाप्त होता है। उसके बाद कौन आता है? तो देखिए गयासुद्दीन के बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी बात करते हैं। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक विभाग बनाया था।
दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग बनाने वाला कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी बनाया था, इसका नाम दौलताबाद रखा था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भी भाग लेता था। एकमात्र मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन तुगलक जो हिंदुओं का त्यौहार था उसमें भी वह भाग लेता था। मोरक्को का यात्री जो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही भारत आया था, 1333 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था, इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है, किताबुल रहला नामक एक पुस्तक लिखता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो जाती है। 1351 में फिरोज शाह तुगलक शासक बना जिसने उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। आगे बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर और फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद जैसे लगभग 300 नगरों की स्थापना किया था। ठीक है, इसके नाम से मिलता जुलता शहर है। आगे की बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक शासनकाल में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। फिरोज शाह तुगलक के समय में जो दास थे सबसे ज़्यादा किसके समय थे, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। और फिरोज शाह तुगलक ने लगभग जो है 1200 फलों का बाग भी लगवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं तो कह रहा है, इधर देखिए, इसमें है मेरठ और टोपरा के अशोक स्तंभ लेख की बात करते हैं। कह रहा है कि मेरठ और टोपरा के अशोक के स्तंभों को लाकर के दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित कर दिया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद शाह था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह था। तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, उसके बाद शुरुआत होती है सैयद वंश की। सैयद वंश की स्थापना शुरुआत कब होती है, इसका शासनकाल होता है 1414 से लेकर के 1451 तक। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था। कौन था, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था। फिर कह रहा है खिज्र खां ने स्वयं को रैयत ए आला कहता था। खिज्र खां जो है स्वयं को रैयत ए आला कहता था। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना खिज्र खां के पुत्र मुबारक शाह ने किया था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था जो सैयद वंश का अंतिम शासक था, अलाउद्दीन आलम शाह था। देखिए आगे बात करते हैं तारीख एक मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो यहाँ बिन अहमद सरहिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि तारीख ए मुबारक शाही एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं यहाँ इन्हें बिन अहमद सरहिंद का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। आगे बात करते हैं लोधी वंश की शुरुआत होती है। इसका शासनकाल कब था, तो आप कहेंगे 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, कह रहा लोधी वंश का स्थापना कब कौन किया था, तो आप कहेंगे बहलोल लोधी ने किया था। बहलोल लोधी की बात करते हैं, लोधी वंश का अफगान वंश तथा जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। बहलोल लोधी के पुत्र निज़ाम खां थे जिसे सिकंदर लोधी भी कहते हैं। ठीक है, सिकंदर लोधी ने आगरा में अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोधी अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो आप कहेंगे आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। कह रहा है कि गुलरुखी उपनाम से फारसी पुस्तक, एक मिनट, गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला शासक कौन था, तो आप कहेंगे सिकंदर लोधी था। गुरलिखी या कहीं कहीं आपको गुरमुखी भी मिलेगा। ठीक है, गुरमुखी कविता पहले लिखने वाला कौन था, तो आप कहेंगे सिकंदर लोधी था। ठीक है, सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए एक गज ए सिकंदरी पैमाना भी बनवाया था। गज ए सिकंदरी पैमाना किससे संबंधित है, भूमि से संबंधित है। कह रहा है कि गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। इब्राहिम लोधी जो है मध्यकालीन भारत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया है।
आगे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए लाहौर, जो पंजाब के, और गवर्नर दौलत खां तथा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने बुलाया था। बाबर को जो है, बाबर काबुल का रहने वाला था। बाबर को भारत में बुलाने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे लाहौर का था गवर्नर दौलत खां। ठीक है। और पंजाब की इसके बात करते हैं, इब्राहिम लोदी के चाचा कौन था, आलम खां लोदी। यह दोनों व्यक्ति जो मिलकर के बाबर को मिलाए थे भारत में। अब यहाँ से विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत होती है, इसकी बात करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने किए थे। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। फारसी यात्री कौन था, अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। अब्दुल रज्जाक की एक पुस्तक भी है। आप कहेंगे तुलु वंश तथा विजयनगर साम्राज्य का एक महानतम शासक कौन था, तो आप कहेंगे कृष्णदेवराय थे। ठीक है। सबसे अगर बात करते हैं शक्तिशाली राजा कौन था विजयनगर साम्राज्य के, तो कृष्णदेवराय थे। आगे बात करते हैं, तो इसमें देखिए कह रहा है कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन था। कृष्णदेवराय जो है बाबर के समकालीन थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले 8 विद्वानों को कहा जाता है। ठीक है। अष्टदिग्गज किसको कहा जाता था, आप कहेंगे कृष्णदेवराय के समय में 8 विद्वान रहते थे, उनको कहा जाता था अष्टदिग्गज। ठीक है। कृष्णदेवराय खुद तेलुगु साहित्य का एक महान विद्वान थे, जिन्होंने अपना अमूल्य माल्यार्थ ग्रंथ की रचना की थी। आगे बात करते हैं, तो कृष्णदेवराय शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि कृष्णदेवराय जो है खुद एक तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे, इसलिए कहा जाता है तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल। तालीकोटा या फिर तंगड़ी युद्ध का 1565 ईस्वी में हुआ था। बहमनी साम्राज्य की यहाँ से शुरुआत होती है, इसकी बात करते हैं। तो 1347 ईस्वी में सरदारों एवं अमीरों ने जफर खां हसन गंगू को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि देकर शासक बनाया था। ठीक है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई थी। हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है। हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहते हैं। महमूद गवां को राजद्रोह के आरोप में फांसी दी गई थी। यहाँ से आपका सिख साम्राज्य शुरू होता है। सिख साम्राज्य में कह रहा है सिख धर्म के स्थापना कौन किए थे, गुरु नानक देव ने किए थे। ठीक है। ये सिख के पहले गुरु थे। पहले गुरु कौन हो जाएंगे, गुरु नानक देव थे। ठीक है। गुरु नानक देव मुगल सम्राट बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव ने लंगर व्यवस्था का प्रचलन किया था। इन्होंने अनेक संगत स्थापित किए थे। संगत मतलब धर्मशाला स्थापित किए थे। ठीक है। गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी नानक साहिबा में हुआ था। ठीक है। गुरु नानक देव की मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है, आगे कह रहा है कि गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम क्या था, लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु आनंद ने किया था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। ठीक है। लंगर व्यवस्था अस्थायी रूप से चलती रहेगी। सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने हिंदू मान्यताओं के विपरीत अपने कार्य के प्रारंभ किए थे। सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास ने। अकबर के गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को जो है 50 बीघा जमीन दान में दिए थे, और गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृत जलाशय तथा अमृत शहर की स्थापना किए थे। ठीक है। अमृतसर जलाशय और अमृत शहर की स्थापना भी किए थे। आगे की बात करते हैं, शहर की स्थापना कैसे हुई थी। देखिए, अकबर के गुरु कौन थे, अकबर ने जो है गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा की ज़मीन जो है दान में दिए थे। तो गुरु रामदास ने इसी ज़मीन पर अमृत शहर एक जलाशय और अमृत शहर की स्थापना किए थे।
चलिए आगे की बात करते हैं गुरु अर्जुन देव की। गुरु अर्जुन देव जो है, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण कर दिया था। देखिए इनकी हत्या क्यों होती है, अगर इसकी बात करते हैं तो जहांगीर का एक बेटा था जिसका नाम था राजकुमार खुसरो था, और यह राजकुमार खुसरो जहांगीर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है, तो राजकुमार खुसरो की सहायता कर देते हैं गुरु अर्जुन देव, जिस कारण जहांगीर दुखी होता है, गुस्से में होता है, और उसके कारण जो है गुरु अर्जुन देव की 1606 ईस्वी में इनकी हत्या करवा देता है। चलिए आगे बात कर देते हैं। सिख के 6वें गुरु थे गुरु हरगोविंद थे। इन्होंने सिखों को एक सैन्य संगठन का रूप दिया था तथा अकाल तख्त का निर्माण भी करवाया था। सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय थे तथा इन्होंने दारा सिखों का सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, सिखों के 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन थे। ठीक है, इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। सिखों के 9वें गुरु थे कौन थे, गुरु तेग बहादुर। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर थे। आगे बात करते हैं। अब इसमें कह रहा है 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इन्होंने जो है इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया था। औरंगजेब जो है इनकी हत्या करवा देता था। गुरु तेग बहादुर हैं, इनको औरंगजेब कहता है इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, लेकिन यह इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते हैं, तो औरंगजेब जो है तो इनकी भी हत्या करवा देता है। सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन होते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह होते हैं। ठीक है, कौन गुरु हैं अंतिम, तो आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह। आगे कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते हैं, पटना में। कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जो है 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर हुई थी। नांदेड़ नामक स्थान पर हुई थी। इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। पाहुल प्रणाली की थी तो आप कहेंगे जिसमें जो है सिख को 5 कर जो है काकर अनिवार्य दिए थे, जिसमें कौन कौन से थे, आप कहेंगे एक उनको केस रखना है, दूसरा कंघा रखना है साथ में, तीसरा कृपाण रखना है, चौथा कच्छा रखना है, 5वां कड़ा रखना है। यह जो है बताए थे, कौन व्यक्ति बताए थे, तो आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बताया गया था। ठीक है, यह 5 चीज़ें जो है सिख लोग अपने साथ रखेंगे। आगे कह रहा है कि इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सिंह और महिलाओं के नाम के अंत में कौर जोड़ने का कहा था। ठीक है, कौन थे, तो आप कह सकते हैं कि कौन व्यक्ति थे, गुरु गोविंद सिंह थे। जो टाइटल दिया था, अगर पुरुष हैं तो लास्ट में अपने नाम के आगे क्या जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे लास्ट में जोड़ेंगे सिंह, और महिला है तो कौर जोड़ने का काम किया था। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना कब होती है, 1699 ईस्वी में हुई थी। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, 1699 ईस्वी में हुई थी। कौन व्यक्ति किए थे, तो आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह किए थे, बैसाखी के दिन किए थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान अस्थायी रूप दिया और यह भी कहा कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। अब यहाँ से शुरू होता है आपका मुगल साम्राज्य। इसकी अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ से मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, तो मुगल साम्राज्य यहाँ से शुरू होता है। शासनकाल कब सा था, 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर का जन्म जो है कब कह रहा, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगान में हुआ था। ठीक है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर का भारत में प्रथम अभियान कब किया था, 1518 या 1519 के बीच में किया था। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध में किया था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा नीति अपनाई थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा नीति अपनाई थी।
पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है जीत गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगे कह रहा है कि खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में यह युद्ध होता है। इनमें से बाबर की जीत इसमें भी हो जाती है तथा गाजी की उपाधि धारण करता है। जब यहाँ से बाबर जीत जाता है खानवा का युद्ध भी, तो यहाँ से वह जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी, अर्थात 3 युद्ध जो हुए थे उसमें बाबर लगातार जीतते हुए आया है, चाहे पानीपत का प्रथम युद्ध हो, खानवा का युद्ध हो या चंदेरी का युद्ध हो। आगे होता है घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में, बाबर और बंगाल तथा बिहार के संयुक्त अफगान सेना के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ही जीता था। ठीक है, 4 युद्ध बाबर लगातार जीता। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, बाबरनामा का अनुवाद मुख्य रूप से फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। ठीक है, जो बाबर था वह अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था। तो बाबरनामा का अनुवाद करने वाले, एक फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है, इसने किया था। बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में हुई थी और बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। हुमायूं के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हुमायूं जो है इसका शासनकाल पहला जो है 1530 से लेकर 1540 तक, दूसरी बार जो है 1555 से 1556 तक था। आगे पता चलेगा क्यों था। प्रथम बार हुमायूं गद्दी पर बैठा था 1530 ईस्वी में, दिल्ली कर गद्दी पर बैठा था। चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। यह युद्ध हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच में होता है, जिसमें हुमायूं हार जाता है और शेर शाह सूरी की जीत होती है। आगे बात करते हैं तो देखिए, इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीत जाता है। फिर कन्नौज का बेलग्राम युद्ध होता है। कन्नौज का बेलग्राम युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच में ही यह युद्ध था। इस युद्ध में हुमायूं जो है फिर से हार जाता है। पहला युद्ध हुआ था उसमें भी हार गया, दूसरा युद्ध हुआ उसमें भी हार गया। अब यह हार गया और भारत छोड़कर चला गया। हुमायूं जब हार जाता है उसके बाद भारत छोड़कर चला जाता है। सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं जो है 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। जब सरहिंद जीत लेता है फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 1555 ईस्वी में। पहली बार बैठा था कब? 1530 ईस्वी में। कह रहा है हुमायूं ज्योतिषी था, ज्योतिषी में अत्यधिक विश्वास करता था। हुमायूं सोमवार को सफ़ेद और शनिवार को काला, रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हो गई थी। दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ी पर से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। अब बीच में आ जाता है शेर शाह सूरी। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो 1540 से 1545 के बीच में शेर शाह सूरी का प्रारंभिक नाम की बात करते हैं तो फरीद खान था। शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में बैठा था। लगभग 68 वर्ष की उम्र में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेर शाह सूरी को अकबर का अग्रदूत भी कहते हैं। शेर शाह सूरी ने यात्रियों की सुविधा हेतु अपने शासनकाल में अनेक जो है सराय निर्मित करवाई थी। शेर शाह सूरी ने दिल्ली में स्थित दीन पनाह को विध्वंस कर पुराने किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, शेर शाह सूरी की मृत्यु तोप के फट जाने के कारण 22 मई 1945 में हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हो गई थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है तोप का गोला फट गया था उसके कारण हो गई थी। शेर शाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। अकबर आता है, अब यहाँ से शुरू होता है। अकबर की बात करते हैं तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक यह शासन करता है।
अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। बैरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक था। ठीक है। अकबर निरक्षर था, अर्थात पढ़ा लिखा नहीं था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है, कब होती है? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। तो पहली लड़ाई कब हुई थी अगर इसकी बात करते हैं? 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए इसको हम हटा ही देते हैं। कह रहा है कि अकबर तथा हेमू के बीच में यह लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। और तीसरे की बात करते हैं। आगे कह रहा है कि हेमू जो है 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका है। हेमू 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और एक में भी पराजय नहीं झेलनी पड़ी थी, अर्थात 22 लड़ाई लड़ा था हेमू और सभी को जीता था। आगे कह रहा है कि अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा निर्मित करवाया था। जब अकबर जो है फतेहपुर सीकरी जीत जाता है तो वहाँ बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाता था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। 1564 ईस्वी में जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। ठीक है, यह अकबर द्वारा समाप्त किए गए थे। अकबर में 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की शुरुआत किया था। ठीक है, अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खान की स्थापना फतेहपुर सीकरी में और इसका उद्देश्य प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक वाद विवाद निपटाना था। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना करता है फतेहपुर सीकरी में। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है बृहस्पतिवार को जो धार्मिक विवाद होते हैं उसको निपटाना करना था। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया था। अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तकें अबुल फजल ने लिखी है। आगे बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में हुए भूमि सर्वेक्षण सुधारों को श्रेय टोडरमल को जाता है, जो कि उस समय उसका राजस्व मंत्री थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल थे। अकबर के नवरत्न में बात करते हैं तो राजा मान सिंह थे, कौन थे? तानसेन थे, बीरबल थे, अबुल फजल थे, टोडरमल थे, मुल्ला दो प्याजा थे, हकीम हुकाम थे, फैजी तथा अबुल रहीम खाल ए खाना थे। ठीक है, यह 8 जो है उनके नवरत्न थे। आगे बात करते हैं तो अकबर की मृत्यु अतिसार के कारण जो है 1605 ईस्वी में हो गई थी। अतिसार अर्थात डायरिया के कारण हुई थी। उसकी मृत्यु क्यों हुई थी? तो आप कहेंगे डायरिया के कारण हो गई थी। ठीक है, अकबर की मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में स्थित है। उसके बाद आता है जहांगीर। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक यह शासन करता है। इसकी बात करते हैं तो जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। जहांगीर ने 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। शहजादा खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसी का बेटा था जहांगीर जो है। जहांगीर का बेटा कौन था? शहजादा खुसरो या फिर राजकुमार खुसरो भी कहते हैं। यह अपने बाप के खिलाफ जो है विद्रोह करता है और जिसका जो है साथ दे देते थे कौन? गुरु अर्जुन देव इसकी सहायता कर देते थे, जिस कारण जहांगीर जो है उनकी भी हत्या करवा देता है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव की। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां से शादी कर लिया था तथा उसके पिता को एतमातुद्दौला की उपाधि भी दिया था। नूरजहां गयास बेग की पुत्री थी। आगे बात करते हैं तो नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। क्या था? मेहरुन्निसा था। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय पर अपने चरम सीमा पर थी। जहांगीर की मृत्यु जो है 1627 ईस्वी में हो गई थी। चलिए आगे बात करते हैं तो शाहजहां आता है 1628 से लेकर के 1658 ईस्वी तक।
शाहजहां 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का विवाह जो है अर्जुमंद बानो बेगम से, मुमताज महल से हुआ था। शाहजहां का संघर्ष सिखों के छठे गुरु हरगोविंद से हुआ था। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट में किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिनमें से दारा शिकोह सबसे ज़्यादा प्रिय था शाहजहां का। शाहजहां के मयूर सिंहासन का निर्माण बेग बादल खान ने किया था। शाहजहां के मयूर सिंहासन तख्त-ए-ताउस की बात करते हैं तो उसका निर्माण कौन किया था? बेग बादल खान ने किया था। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वास्तुकला का अगर स्वर्ण काल कहेगा तो आप कहेंगे शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं चित्रकला का स्वर्ण काल कहेगा तो आप कहेंगे कौन था? यह शाहजहां था। इसके बाद कौन था? जहांगीर था। जहांगीर यह चुनौती देता था कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति का चित्र बनाता था, चाहे उसके मृत व्यक्ति का बना दे या फिर जीवित व्यक्ति को बना देता है, उसका चित्र बनाता है। हम बिना देखे हुए बता सकते हैं यह व्यक्ति इस शरीर का कौन सा अंग बनाया था। चित्रकला में उसकी बहुत रुचि थी जहांगीर की, इसीलिए कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग, और इसको कहा जाता है शाहजहां के वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बात करते हैं। तो दारा शिकोह ने 12 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। 1659 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के बीच अंतिम लड़ाई देवगिरी की घाटी में हुई थी, जिसमें औरंगजेब जीत गया था। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में रख दिया था। ठीक है, जहां उसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हो गई थी। जो कौन था इसका? आप कहेंगे शाहजहां था। शाहजहां का बेटा था कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के साथ इनका युद्ध होता है। उसके बाद औरंगजेब जीत जाता है तो अपने पिता को जो है आगरा के ताजमहल के पास जो है एक किले में बंद कर देता है। वहां इनकी मृत्यु जो है 1666 ईस्वी में हो जाती है। अब यहाँ से औरंगजेब शासन करता है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। प्रथम बार औरंगजेब जो है 1658 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब ने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब मुमताज महल का पुत्र था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा था। औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी थी। औरंगजेब ने जजिया कर अपने शासन काल में फिर से लागू कर दिया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था, लेकिन फिर जो है इसको कौन लगा दिया है? औरंगजेब इसको जजिया कर फिर शुरुआत कर देता है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या कर देता है। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर से कहता है आप सिख धर्म इस्लाम धर्म अपना लीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस कारण जो है औरंगजेब उनकी हत्या करवा देता है। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हो गई थी। अब यहाँ से हमारा जो है मध्यकालीन भारत समाप्त होता है। महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मुगल काल की भाषा कैसी थी? तो आप कहेंगे राजभाषा फारसी थी। निसार सिक्कों का प्रचलन जहांगीर ने किया था। आना सिक्कों ने शाहजहां चलाया था। आना सिक्का 4 आना, 5 आना, 25 आना, 25 आना, यह सब सिक्का शाहजहां ने चलवाया था। अकबर जो है नक्कारा नगाड़ा बजाता था, नक्कारा जिसको कहते हैं, या फिर नगाड़ा बजाता था। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब क्या बजाता था? बीड़ा बजाता था। मुगल साम्राज्य का प्रथम कठपुतली शासक कौन था? तो आप कहेंगे जहांदार शाह था। आगे बात करते हैं। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। वह अपने साथ मयूर सिंहासन भी ले गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, और इन्होंने अंग्रेज़ों को कह रहा है कि अंग्रेज़ों इनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया था, जहां
1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। इनको जो है अंग्रेज़ों ने निकाल करके रंगून भेज दिया था भारत से, जहां इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो जाती है। मराठा साम्राज्य के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए, शिवाजी का जन्म जो होता है यह 1627 ईस्वी में सेवनेर के किले में हुआ था। ठीक है। कुछ स्रोतों के हिसाब से यह 1630 ईस्वी में माना जाता है। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, और माता जी का नाम जीजाबाई था। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव गुरु दादाजी कोंडदेव का था। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक भी थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे। शिवाजी ने सबसे पहले 1646 ईस्वी में तोरण के किला पर अधिकार कर लिया था। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से 1697 ईस्वी में युद्ध किए थे। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को पराजित कर दिए थे। 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में जो है शिवाजी मुगल को पराजित करते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। और अष्टदिग्गज किसको कहा जाता था? अष्टदिग्गज की अगर हम बात करते हैं, कृष्णदेवराय के जो 8 विद्वान हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था अष्टदिग्गज। अष्टप्रधान किसके समय में थे? तो आप कहेंगे शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पद जो था वह पेशवा का था, और पेशवा को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, एवं आमत्य वित्त मंत्री को भी कहते थे। मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। चौथ तथा सरदेश मुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर थे। कौन कौन से थे? चौथ था और सरदेश मुखी था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था मालिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट रायगढ़ ने किया था। काशी के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? गंगा भट्ट ने रायगढ़ में किए थे। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काठी नामक एक मापक बनाया था। आगे बात करते हैं। ठीक है। शिवाजी की मृत्यु कब होती है? 1680 ईस्वी में। शिवाजी ने उत्तराधिकारी कौन थे? तो आप कहेंगे संभाजी थे। शिवाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र मोहम्मद अकबर को शरण दी थी। संभाजी को औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में मार दिया गया था। संभाजी की मृत्यु के बाद उसका भाई राजा राम राज बचा था। ठीक है। कह रहा था कि संभाजी की औरंगजेब द्वारा जो है बहादुरगढ़ में मार दिया गया था संभाजी को। उसके बाद संभाजी की मृत्यु के बाद उनका भाई राजा राम राजा बने थे। बाजीराव प्रथम जो है, बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक थे। अगर गुरिल्ला युद्ध कोई जानते थे तो बाजीराव प्रथम थे। ठीक है। कह रहा है कि बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आपका जो है मध्यकालीन भारत समाप्त होता है। अब इसके बाद शुरुआत होती है आपकी आधुनिक भारत का इतिहास। इसकी बात करते हैं तो इसका वीडियो आपको कल मिलेगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।